अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आज टीवी स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं अनूश। रमजान का एक और दिन, रोज हम ये बात करते हैं और इतने जल्दी जल्दी लाइक है सर, मैं तो एक ट्रैक भी रख रही हूँ, एक रिकॉर्ड रख रही हूँ, कितने दिन गुजर चुके हैं। टुडे इज द 12th डे एंड बहुत जल्दी हमारा टाइम गुजर गया है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और उम्मीद है कि इस ट्रांसमिशन के जरिए आपका भी टाइम अच्छा गुजरा होगा, कुछ आपने सीखा भी होगा और कुछ अब आगे जाके भी सिखाएंगे और नेकियां आपने शुरू कर दी होंगी फुल ऑन, क्योंकि यही सारा मकसद था इस ट्रांसमिशन का। अली सलमान आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने आपको अभी तक एडजस्ट कर रहे हैं सीट में, क्यों आप इतने देर से आते हैं वापस? देखें बात जाने के बाद एक तो आज जब अलकरम की जो बलोची बनी हुई है उसके बारे में बात करते हैं, ये बलोची अटायर के बारे में थोड़ा सा बताएं। बलोची अटायर आज मुझे वो कमीज दी गई, भाई मुझे अलकरम ने पूरे ट्रांसमिशन के लिए स्पॉन्सर किया है मेरे वार्डरोब को, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ट्रेडिशनल सा हो गया थोड़ा सा। आज का शो मेरा इसलिए बड़ा फेवरेट है कि दो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज आपकी मेहमान होंगी, अभी हम नहीं बताएंगे जी। जो हमारी बलोची, देखिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितने लोग हैं ना, एक तो हम एक बड़े यूनिक हमारा एक वो है ब्लेंडिंग है। पठान भाई टोटल डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट। बलोची भाई तो ये नाराज क्यों हो गए बलोची भाई हमसे एकदम? इसमें आपका मेरा कसूर तो कोई नहीं नजर आता। अपेरेंटली तो जब हम उनसे मिलते हैं तो दे आर अमंगस्ट अस, दे वन ऑफ अस। बिल्कुल, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं कराची से हूँ, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर हियर, लेकिन जब मैं नॉर्थ जाती हूँ पाकिस्तान के तो दे आर सम ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट, सबसे अच्छे लोग मैंने अपनी जिंदगी में। और वो ही बात हो रही थी कि आप औरत हैं और आप NWFC जा रही हैं और आप ये होगा और वो होगा, पेशावर से आगे मत जाना। और मैं गई और मुझे वहाँ जितना प्यार और जितनी रिस्पेक्ट मिली तो शायद कहीं पाकिस्तान में मिली हो। तो एक मिसकंसेप्शन है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अल्टीमेटली यही बात प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हैं सारे पाकिस्तानी। और अगर हम ये सब चीजें भूल जाएं, सिर्फ एक बात याद रखें कि हम सबकी पैदाइश यहाँ है और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो सारे हम बच्चे की तरह बात है। लेकिन सीरियस क्वेश्चन और मैं अपने मेहमानों से डेफिनेटली पूछूंगा, बिकॉज आप और मैं पॉलिटिक्स में नहीं हैं, बट हमारे पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आप पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू कम अक्रॉस मोर पीपल देन सम ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारे पॉलिटिशियंस के आपस में कुछ फॉर वट एवर रीजंस इख्तलाफात हैं, वो होते हैं, जहाँ दो भाइयों में भी इश्यूज हो जाते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आप और मैं कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, प्लीज व्हेन यू टॉक टू पीपल फाइंड आउट। बिल्कुल, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप अगर अपनी सुबह अपना शो करते हैं, इफ यू ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस, और वही बात होगी कि कतरा कतरा दरिया बनता है, बट वो बाकी कतरों में प्रॉब्लम है ना कि उनके वो दरिया बनने के बजाय वो नहरों पे और नालियों पे। इसलिए आज हमने दो एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया है, जो पॉलिटिशियंस है हमारे पास, जो हमें बताएंगे कि अगर ये इख्तलाफात हैं तो ये क्यों हैं और हम क्या कर सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। दे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माय फेवरेट पार्टी इन पाकिस्तान। तो आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो आप अभी उनको बुला के इंट्रोड्यूस करा देना या पहले कुछ करना है? एक तो आगे उनको इंट्रोड्यूस करा दें, पहले गेम पे चले। हाँ, तुबा सोच रही है जी, तुम्हें बताइए ना। तुबा के दरवाजे आगे पीछे हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। गेस्ट पे चलेंगे तो आप इंट्रोड्यूस करा दें कि आप उनको पर्सनली जानते हैं। मैं पर्सनली नहीं जानता, मगर मैं आपकी बात बताता हूँ। हम लोग किसी के दुख को कैसे समझ सकते हैं? आपको कैसे पता कि हाउ डज अ पेशेंट फील व्हेन यू नेवर गॉट सिक? हम उस आदमी के दुख को कैसे समझ सकते हैं जो सुबह के वक्त अपने घर से निकलता है, बस पे बैठता है, एक चौक के ऊपर बस जला दी जाती है, जब बच्चा पढ़ने लगता है उसके घर पे लाइट नहीं होती है, उसका फादर जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई बीमार है जिसके पास 2 वक्त की दवाई के पैसे नहीं है, until and unless these people come and represent us in the parliament, in the society and speak for ourselves, for us, हमारी आवाज बन के, तब तक हम जो एक वडेरा है या जो एक साई है या जो एक जिम्मेदार है जिनका बहुत बड़ा, या जो एक फौजी बैकग्राउंड से बड़े बड़े जो हम एक्यूज करते हैं, अगर उस बैकग्राउंड से आए हुए ये ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज हैं, तो वो उनको उस ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता कि जब गटर का पानी उबलता है और सामने जब 10 घर जो उस पानी में जब वो घर एंटर हो जाता है घर के अंदर और आपके किचन में चला जाता है और आपके चूल्हे के साथ आप मजबूरी की हालत में बैठ के चूल्हे पे खाना पका रहे होते हैं और आपका बच्चा उसी में पैर देके सर नवाड़ के बैठ के who can represent us better than people who belong to this class, than people। और ये एक मेरे लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, जहां भी रेवोल्यूशंस आए हैं, जहां पर भी अवाम की रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो ऐसी हुई है। एंड आई ऑलवेज फील ऑनर्ड एंड हैप्पी व्हेन दे आर हियर बिकॉज दे रिप्रेजेंट अवाम एंड दे रिप्रेजेंट द मासेस। सो वी हैव, जैसे अनुषा ने कहा मेरी फेवरेट पार्टी, मेरे तो फेवरेट हर पार्टी कुड बी आवर फेवरेट इफ दे कैन स्टार्ट फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। सो वासे भाई हमारे साथ मौजूद है, इनका तारुफ कराने की जरूरत इसलिए नहीं है, एवरीबॉडी नोज हिम एंड people know them for who they are and what they have done and what they have achieved. Sir, thank you very much. बहुत शुक्रिया। कैसे आप? Thank you. ठीक है, आप खैरियत से?
آج میں نے آپ کے اور جو ہمارے دوسرے مہمان ابھی آ رہے ہیں میں نے ایک سازش کی ہوئی ہے چھوٹی سی بڑی انٹرسٹنگ سازش ہے اور اس کو بیچ میں بھانڈا پھوڑیں گے اور یہ میں نے اور میرے سینئر پروڈیوسر ہے فرحان ہم دونوں نے مل کے کیا. اچھا ہاں یو ول بی اے پارٹ آف دس سازش بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اور میں آپ تمام لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری طرف سے قوم کو تحفہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یو ہیو ٹو واچ دا شو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. بات آپ سے پہلے تو میں بات شروع کروں گی. ہر گیسٹ سے ہم یہی پہلے بات کرتے ہیں کہ پہلے تو رمضان مبارک سر. آپ کو مبارک. رمضان کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ اچھا چل رہا ہے. تھوڑا بیچ میں پچھلے دنوں طبیعت خراب رہی تھی تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ اچھا رہا مگر ہم فائن نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان پھر ایک اتنا سارا کام وی آسک آل آر پولیٹیکل جسے کہتے ہیں پولیٹیشینس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روٹین تو آل اوور دا پلیس. کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی, کوئی آفس ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو مینج؟ کس طریقے سے آپ روزے بھی چل رہے ہیں, کام بھی ہو رہا ہے؟ سر انڈائریکٹلی پوچھنا چاہ رہی بھابھی سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کوئی ڈانٹ وغیرہ نہیں پٹتی. اس میں مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. ظاہر بات ہے آپ کے اسکیجولز ہوتے ہیں, ان اسکیجولز کو آپ تمام چیزوں میں پھر آپ کیا کہتے ہیں ان کو آپ اینڈ کرتے ہیں, کہیں ان کرتے ہیں, کچھ طرح تمام چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اور آج کے دنوں میں خاص طور پہ پرٹیکولرلی ایم کیو ایم کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے تمام رہنما اس وقت گول میز کانفرنس کی دعوت کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں جا رہے ہیں. تو اس میں روزے بھی چل رہے ہیں اور رمضان بھی چل رہے ہیں, ان میں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, افطار بھی ہو رہی ہے, میڈیا سے بھی انٹریکشن ہو رہا ہے, تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سو تو یہ تمام چیزیں ظاہر بات ہے ہمارے لیے آسان ہے, مطلب مشکل نہیں ہے. بہرحال ہاں اس کو اسکیجول کرنا پڑتا ہے, ٹف ضرور ہے مگر مینج کیسے رکھتے ہیں فوکس؟ بیکاز کام تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اینڈ فوکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو پھر اس میں اگر کوئی اسٹیمنا مینٹین کرنے کی جہاں تک کی بات آتی ہے کہ مجھے میرے حساب سے لگتا ہے کہ جو لوگ آن گراؤنڈ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں سارا دن 24 گھنٹے, ان سے سیکھنا چاہیے. بیکاز میں یہاں بیٹھتی ہوں لوگوں آپ کی صحت دیکھ کے اندازہ لگایا موڈ کافی اچھا ہے, از لکنگ پریٹی فٹ اینڈ فائن ماشاء اللہ. تو اسی لیے دیکھیے پرائرٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پرائرٹیز اگر آپ مینٹین کر لیں تو میں سمجھتا ہوں چیزیں مینیجبل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ پولیٹیکل سائڈ پہ ہیں یا اگر کوئی ڈپلومیٹک سائڈ پہ دیکھ رہا ہے یا دیگر چیزوں کو دیکھ رہا ہے یا عوامی نمائندوں کے ایسے سے دیکھ رہا ہے, تو وہ لوگ اپنے اپنے ایجنڈے اس طرح مینج کرتے ہیں کہ ہر چیز اس میں اکوموڈیٹ ہو جائے. اس میں اگر کہیں فیملی کا پارٹ بھی آتا ہے تو فیملی کو بھی اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو مطلب کہ ان کو مسنگ فیکٹر بھی رکھتے بلکہ وہ بھی ان ہوتے ہیں. تو چیزیں جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. رمضان میں کوئی مشکلات پرٹیکولر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہیں پارٹی کے لحاظ سے بھی, کام کے لحاظ سے؟ اس میں ظاہر بات ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں. خاص طور پہ ظاہر بات ہے کہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ آپ کی دعوت میں وہ شریک ہو. انویٹیشنز آتی ہیں, مطلب چاہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے پاس شرکت کریں. گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ بھی ہمارے گھر پہ مطلب ہمارے ساتھ روزہ کھولیں. پھر 9-0 کا الحمدللہ گزشتہ کوئی 35 سال سے جو ہے پورا ایک سلسلہ چلا رہا ہے. تو مطلب ہر شام میں وہاں پر جو ہے تمام جتنے بھی ذمہ داران آفس بیئرر ہیں وہاں ان کی افطار کا جو ہے بندوبست ہوتا ہے. تو تمام ساتھی ذمہ داران, رابطہ کمیٹی, ڈپٹی کنوینر سب لوگ مل کے جو ہے مطلب وہاں پر. ایک سوال میں ہر کسی سے پوچھنا ہے کہ جب ہم بہت ساری پارٹیز میں دیکھتے ہیں کہ اگر جب ایک پارٹی امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈر کو جب اس پوزیشن سے ڈسمینٹلنگ کی جاتی ہے تو وہ پارٹی لائلٹی چینج ہو جاتی ہے. وہ کبھی کاف سے کینچی بنا لیتے ہیں, پھر نون سے وہ ننگا پروت پہ سوار ہو جاتے ہیں, پھر وہ کسی اور طرف تر پڑتے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم کی کوئی یونیک ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے پوزیشن یا کسی بھی رسپانسبل انسان کو آپ کسی ڈفرنٹ رسپانسبلٹی پہ وچ از ٹوٹلی 180 ڈگریز اپوزٹ لے جاتے ہیں. تو کوئی اتنی سی 1% بھی ماتھے پہ شکنجہ وہ نہیں. از اٹ بیکاز آف اے سرٹن فالوئنگ آف این آئیڈیالوجی یا یو آر گرومڈ اپ لائک دیٹ؟ ہاں دیکھیں آئیڈیالوجی میں سمجھتا ہوں زیادہ پریویل کرتی ہے اور ایم کیو ایم کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ, اور اس کی بڑی پرائم ایگزامپل میں آپ کو دوں گا 1992 کا آپریشن. جب اسٹیٹ اسپانسرڈ آپریشن ہمارے خلاف ہوا تو مطلب لائلٹیز بھی چینج کی جا رہی تھیں, تمام چیزیں ہو رہی تھیں, مگر ایم کیو ایم اتنی ہی انٹیگریبل کہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی. اور ایون دو ہمارے جو پارلیمنٹرینس تھے وہ بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تختہ دار جسے کہتے ہیں پھانسی کی سزا دینے کے بعد جن کی ہیڈ منیز بھی شامل ہو گئے, جب ان کو یہ تک بھی کہہ دیا کلمہ پڑھ لو, اس پہ بھی جا کے انہوں نے جی الطاف کے نعرے لگائے. تو یہ کمٹمنٹ ہے آئیڈیالوجی کی. تو الحمدللہ جو ایم کیو ایم کا ایک پلیش تھا کہ نو ون کین برائب ایم کیو ایم, کہ ایم کیو ایم کو کوئی ڈسمینٹل نہیں کر سکتا, تو وی فیل پراؤڈ آف اٹ. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کا انٹائرلی جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے, ایم کیو ایم کی جو فلاسفی کا جو انداز ہے, ایم کیو ایم کے کام کرنے کا جو انداز ہے, ایم کیو ایم کے مرکز پہ جس طرح کام ہوتا ہے, تو وہ پاکستان کی تمام جتنی بھی انٹائر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. جس طرح ایک کوآپریٹ سیکٹر میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کے اپنے اپنے شعبے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایم کیو ایم میں بھی کام ہوتا ہے. تو دی موسٹ آرگنائز پارٹی میں نہیں کہا آئی ایم ہیئر,
مگر آپ کبھی بھی ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ بیکاز آف دیز ریزنز ایک سالڈ بیس ہو گئی اور وہ بہت ضروری ہے. اسی سے ایک لانگ ٹرم پلان آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسی اسٹیٹمنٹ میں بڑا انٹرسٹنگ سوال بنتا ہے کہ اگر میں کسی آفس میں کام کر رہا ہوں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انٹلیکچولی بھی آپ بہتر ہیں, آپ ڈیلیور بھی بہتر کر سکتے ہیں, آپ کو اگر ریسورسز دے دی جائیں, اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا جو باس ہے وہ ایک ماجا ہے اور ایک ادھر ہے وہ ایک اور ہے, تو آپ اس میں انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو پھر ڈیلیوری جب آپ کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نہ ہو رہی تو پھر سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو مینج آل آف دس؟ پھر آپ کولیشن میں بھی آپ کو رہنا پڑتا ہے, چیلنجز ہوتے ہیں, پھر آپ کو جو سو کالڈ میری طرح کے انٹلیکچوئل ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ یار پھر تم لوگ کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہو. تو واٹ از دی آنسر ٹو دیٹ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایم کیو ایم ایک تو چیزوں کو مطلب اور چیزوں کو جب وہ آرگنائز ہونے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو جس طرح ہینڈل کرتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے منطقے انجام تک بآسانی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. اور ظاہر بات ہے اس میں وہی تمام سمجھتا ہوں کہ جو الطاف بھائی نے جس طرح گرومنگ کی ہے, الطاف بھائی نے جس طرح تربیت کی ہے تمام ساتھیوں کی, تو اس میں ہی ہمارے لیے مطلب جو ہے میں سمجھتا ہوں پینٹ ہو جاتی ہیں بہت ساری باتیں. اس وقت خاص طور پہ جو موجودہ صورتحال کے اندر جس طرح اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے یا پاکستان کی ہم مجموعی طور پہ صورتحال دیکھیں تو اس میں ظاہر بات ہے ہمارے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, اور انہی چیلنجز کو لے کے اس وقت ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس موجود ہیں اور آنکھ بند کرنے سے وہ خطرے جو ہیں ٹل نہیں جاتے. دیر وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, ہم سب کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہوں گے, آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز بھی ہوں گے, مگر وین کم اپ ٹو پاکستان تو پاکستان ہے تو وی آر ہیئر. اگر پاکستان کی خدا خاص اس کی انٹیگریٹی کی بات آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے اس کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہوگی. تو یہی چیز ہم اس وقت جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اس ایجنڈے کو لے کے گئے کہ, اور ظاہر بات ہے یہی ہم نے پہلی جو میٹنگ جو پیپلز پارٹی سے کا آغاز کیا تھا اور صدر مملکت کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ بینگ ہیڈ آف دا کنٹری وہ جو ہے اس کو انیشیٹ کریں اور اسی طرح سے گول میں اس کانفرنس کو جو ہے وہ لے کر آئیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بلائیں تاکہ پاکستان کی سالمیت پر بات کی جائے, تاکہ یہ جو تمام جتنی تھریٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹوگیدر اف وی آر ہم موجود ہیں then we are stronger. اچھا بھائی جو کراچی ہے یہ منی پاکستان, بریک لینی ہے ہم نے, بریک لے لیں. بریک یہ بڑا امپورٹنٹ میں بھول گئی تھی کہ آپ کے کان میں وہ آئس بھی نہیں ہے تو مجھے کہا جا رہا تھا میں نے کہا بھی لے لیں گے بریک, لیکن وہ میں آپ لے لیں بریک. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک اور گیسٹ ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے. علی سلمان بھی یہاں پہ ہیں اور واسف صاحب تو ہے ہی ہیں, تو ویل اسٹے ٹیونڈ. واسف جلیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور ہیں اور ایک بڑے زبردست مہمان آ گئے, مگر اس سے پہلے ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے اور ان ڈھیر سارے خوبصورت تحائف کے درمیان جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہلکا سا بھی دیوار بنے. ایسے آئی چل کے پہلے آپ کو ایک ہم کلپ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے which is related to that clip, اور اس کے بعد اس کا جو صحیح جواب دیں گے ان کے لیے جو ہمارے پاس گفٹ ہے وہ کیا ہے, وہ موٹر بائک ہے جی. لائف اسٹائل کے ہیمپرز ہیں ہمارے پاس, آج ایسا آپ کو نظر آ رہے ہیں. بینر صاحب جیت بھی سکتے ہیں, اینڈ ایسے گری بیگ اینڈ لاٹ آف ہوم اپلائنسز, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں روز یہ جو گفٹ کا سلسلہ ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے بیکاز یو وانٹ ٹو ون ایز مچ ایز یو کین, جتنا پاسبل ہے آپ یہاں سے جیت کر جائیں. بائک جیتنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایس ایم ایس جتنے ہمیں جو کر سکے سب سے زیادہ ایس ایم ایس ہی کرنے کا طریقہ ہے. ایک منڈے کو ہم ونر کا نام اناؤنس کریں گے. میں نے کل ایک سوال ہی پوچھا تھا جی, کیا پوچھا کہ سی ڈی آئی اس بائک میں کیا ہوتا ہے, لیکن پہلے آپ آج کی گیم دکھائیں. وہ نینڈوز کی گفٹ ہے پلیز یہاں پہ رکھوا لیں, مجھے لگتا ہے جیسے وہ شاید آپ کل لگ رہا ہے کہ 2-3 لوگ لے گئے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ. اچھا پیچھے رکھے کلپ دیکھ لیتے ہیں, پیچھے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چل کے کلپ دیکھتے ہیں پھر
करनी थी, क्लिप आपने देखी, और अब आपने जो जवाब हमें देना है वो ये है कि आपने क्लिप देखी, इस क्लिप में अमामा यानी जो टर्बन दिखाया गया था, ये बताएं कि ये अमामा किस पैगंबर का है। गौर से आपने क्लिप देखी होगी, आई होप, एंड वेल अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो आपने पता है कि आपने क्या करना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0213-222-7022 या फिर 55 पे SMS करें, ASMR लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अपना जो आंसर है वो टाइप करें और हमें भेज दें 2250 पे। मैक्सिमम SMS के लिए आप जीत सकते हैं बाइक। उसके अलावा हमारे बहुत सारे गुडी बैग्स, हैम्पर्स और बैलेंस यहाँ पे मौजूद है। टू स्टार्ट द कॉम्पिटिशन नाउ। जी, और ब्रेक पे जाने से पहले वासिफ साहब मौजूद थे, और अब ब्रेक से आने के बाद हमारे पास दूसरे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, हु इज अमंग्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स / पॉलिटिशियंस / ह्यूमन बीइंग्स एंड इंडिविजुअल्स। जैसा कि मैंने वासिफ भाई के इंट्रो में पहले कहा कि हमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन, हमारी आवाम के प्रॉब्लम्स का वाहिद हल ये है कि उनमें से लोग उठें और वो उनको रिप्रेजेंट करें, बिकॉज जब तक ये नहीं पता होगा कि बिजली ना होने की सूरत में जब बच्चा सारा शाम नहीं पढ़ सकेगा, कोर्स रिवाइज नहीं कर सकेगा और पूरी रात सो नहीं सकेगा, तो सुबह पेपर में क्या करेगा। बिजली इज नॉट दी ओनली प्रॉब्लम, और उसमें मैंने शो में शुरू में कहा था कि KESC और वापडा को एक्यूज करना बड़ा आसान है, बट एटलीस्ट वी शुड पुट इन सम एफर्ट टू फाइंड आउट बिजली क्यों नहीं आ रही। वो जान के हमें ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स आल्सो, देयर इज अ जनरल प्रॉब्लम। मगर रजा हारून साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, ये रमजान में यूजुअली कुछ हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन ऐसे हैं, हाँ 5-6 का बात गल करना, आप तो माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं। क्या रोजा नहीं है ये शहरी में, मतलब हिसाब किताब ठीक था, क्या था? ज्यादा खाने पीने की आदत नहीं लगी। ज्यादा खाने की आदत नहीं है। ये वही वाली बात है कि जो रोजे रखता चला आ रहा है उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एक्टिविटी रहती रहती है दिन भर के सुबह से मुसलसल ज्यादा मुसलसियत में निकल जा रहा है मामला, वरना तो रोजा तो लगता है। अब मैंने वासिफ भाई से दोनों से एक सवाल पूछना है, जो मुझे अनुषा ने पहले कह दिया ब्रेक है नहीं पूछना। कराची इज मिनी पाकिस्तान, कराची में पाकिस्तान के हर एरिया की, वो गिलगित से लेकर और तोरखम से लेकर और ताफ्तान तक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हर इलाके का, बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी लोग पाए जाते हैं। तो जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ऑन अ स्मॉलर लेवल, वो लार्जर लेवल पे पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो कराची में, पाकिस्तान का असल मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारा? इतना आसान सवाल है, इसका जवाब जो है जी आप बताएं। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछने वाले, सवाल तो बड़ा आसान पूछ लिया आपने। पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की ओनरशिप और पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते, इसको टैबू समझते हैं, बात नहीं करते। सिर्फ बात करें कि अगर कोई निज़ाम हमें 64 साल में कुछ नहीं दे सका तो अगले 150 साल में भी कुछ नहीं देना, करेक्ट, तय कर लेना चाहिए। क्या मसला है? प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने मुल्क में चेहरे बदल बदल कर चंद खानदानों को हुकूमत करते देखा या फौज को हुकूमत करते देखा। तो दोनों ही सूरतों में हमें जो है कोई उसके फ्रूट्स ऐसे नजर नहीं आ रहे कि आज हम यहाँ बैठकर बिजली पे बात ना कर रहे होते। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आप बैठकर जो है बिजली की सप्लाई में मैंने तो गुफ्तगू नहीं देखी, बल्कि वो इतनी जो उनका सेंस ये है कि वो कंजर्वेशन की तरफ है, करेक्ट। वो कहते हैं कि ये भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं महंगी पड़ रही है, इसको भी बचाओ, करेक्ट। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला का एहसान है कि मुल्क बन गया और अल्लाह ताला करम है कि मुल्क चल रहा है, बाकी हमने तो कसर कोई नहीं छोड़ रखी। जरूरत इस बात की है कि ये डिस्कशन हमेशा होती है पाकिस्तानी के बीच में बहुत होती है। अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा लाइट डाल सकें, मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे चंद दोस्त लाहौर से भी हैं और ये एक एजुकेटेड क्लास की बात हो रही है। जब वो कराची आते हैं तो वही कराची लाहौर वाली बातें शुरू हो जाती हैं और वही होता है कि तुम तो कराची से हो और मैं लाहौर से हूँ। ये क्यों है? आप पॉलिटिशियन इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। कोई पिशावर से आ जाता है, कहते हैं हाँ ये तो वो पठान और ये अलग अलग कर देते हैं सबको और उस कैटेगरी में डाल के जज करते हैं और फिर वहां से सिलसिला सारा शुरू करते हैं अपनी रिलेशनशिप और फिर माइनॉरिटीज में आ जाते हैं, फिर तो शिया सुन्नी में आ जाते हैं और करते 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 हम तो इतने बढ़ गए हैं कि एथनिसिटी पे आ जाते हैं। फिर हाँ, लोकलाइज रीजनल सतह तक तो मैं समझता हूँ ये हेल्दी है। अच्छा कि हाँ ये हेल्दी कंपटीशन है कि एक सिटी दूसरी सिटी से कंपटीशन करे लोकलाइज सतह पॉजिटिवली, लेकिन ये हेल्दी कतन नहीं है कि आप उसके अंदर सेक्टेरियन और लिंग्विस्टिक और एथनो लिंग्विस्टिक इस सतह पे आप चले जाएं और फिर आप बात करेंगे जी मैं फला जुबान तू फला जुबान या मैं फला मदर सेक्टेरियन सतह पे आप चले जाएं, दैट इज डेंजरस। लेकिन ये तो है कराची और कंपटीशन होना चाहिए, खेलने भी होना चाहिए,
ترقی میں بھی ہونا چاہیے. لیکن کراچی اور لاہور کی کمپٹیشن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جو ہے وہ اس میں کسی اور رنگ کو نیگیٹیوٹی کو لے کر. میں بتاتی ہوں کہ ابھی یہ بات ہم نے اگر چھیڑی ہے تو میرے بہت قریبی دوست ہیں لاہور سے, ہم کوئی بات چیت کرنا شروع ہو گئے تو بات یہاں تک کہ آگے کہ کراچی کے راستے تو اتنے برے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں اور تم جہاں رہتی ہو ویری پوش ایریا, لیکن حالت دیکھو عورت دیکھو, اور لاہور میں تو دیکھو انفراسٹرکچر ہم نے بنا دیا ایسے, لیکن تمہارے پاس بجلی نہیں ہے. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس قسم کی میری گفتگو چل رہی ہے, مطلب ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. تو دس کانورسیشن مصطفیٰ کمال صاحب سے آنے سے پہلے کی تھی یا اس کے بعد کی تھی؟ اس کی بات کی تھی, پرسوں روز کی ہے بات. کراچی کے کون سے راستے ٹوٹے ہیں ذرا مجھے بتائیں. میں نے ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں انہوں نے تو ایٹ لیسٹ پیسے لگایا تو ہیں, دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, یہ میری کنفیوژن تھی اپنے دماغ میں کہ بالکل انفراسٹرکچر ہماری, آئی نو یو ناٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل, لیکن کیونکہ ایم کیو ایم از رسپانسبل تو آپ اگر جواب دے سکیں تھوڑا سا آپ کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ تو ہے وہاں پہ آ کے میری آرگیومنٹ رک گئی کہ ہاں وہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت پیسہ لگایا وہ نظر آتا ہے, لیکن ہمیں شاید نظر نہ آتا اتنا میرے حساب سے. دو فرق ہیں. لاہور کی اگر بات کر لیں, لاہور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہو گیا ہے, مگر جو کینٹونمنٹ ایریا ہیں وہاں پر زیادہ ایکسٹینسو کام ہوا ہے. مگر جو لاہور شہر ہے اس کے اندر ابھی بھی بہت ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ باقی ہے. اولڈ سٹی میں جائیں تو ابھی بھی وہاں پر چیزیں ہیں, مگر رادر اگر ہم کمپیئر کریں کراچی کو تو کراچی پہ تو کام ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ بھی ایک لکی دور جو ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی کے ٹینیور میں گزرا ہے. تو کراچی نے مطلب وہ تمام چیزیں گزشتہ 60 سال میں بھی نہیں ہوئی تھی, تو ان 4 سالوں میں جو کچھ بھی ہم ڈلیور کر سکتے تھے اس دور میں ہم نے بھرپور کوشش کی. ایون آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ہم نے زیر زمین جو نظر بھی نہیں آتا پیسہ لگنا, وہ تقریباً 30 بلین روپیز جو ہے مطلب اسے زیر زمین گیا ہے, جس میں آپ کا انفراسٹرکچر یعنی کہ پانی اور سیوریج اور اسٹارم واٹر ڈرین, وہ لگ کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا بڑا پیسہ آپ کا جو ہے چلا گیا. مگر اس کا ایونچولی فائدہ یہ ہوا شہر کو کہ بڑے بڑے جو اسٹارم ہمارے دور میں آئے, جو بارش ہوئی, تو کراچی جو ہے وہ بالکل کہیں ڈوبا نہیں, ود ان آور کراچی جو ہے مطلب وہ بالکل کلیئر ہو جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں انفراسٹرکچر پہ چینج آیا. باقی جو آؤٹ چینجز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, بڑے بڑے روڈز ہیں, بریجز ہیں. I don't know, do certain governments get... اب ابھی بجٹ کی طرف کالر رضا بھائی کو آپ کا فون بج رہا ہے, اس کو بند کرا, پہلے کالر سے بات کریں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں فرید بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. جی ہمارے سوال کا جواب پتا ہے آپ کو؟ جی پتا ہے, بہت ٹیکنیکل کوشچن تھا. جی آئی تھنک یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ماما ہے. حضرت یوسف علیہ السلام, ٹھیک ہے جی, بہت اچھا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی شو, اگر آپ کا جو جواب ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. دیکھ لینا. ہاں آپ بریک لے لیجیے. میں ہی دیکھ لوں. آپ لیں, آپ بریک لیتی ہیں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, پھر وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں کہ انوشے ویلکم ہی کریں. دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے واپس آئیں گے تو میرے پاس اور 2-3 بہت سارے سوال ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. علی سلمان نے کہا کہ آپ دیکھ بھی لیا کریں. ویلکم بیک تاکہ لوگ کہیں جائیں نا, تاکہ لوگ کہیں آپ کہاں جائیں گے. لیکن آپ وہ لاہور والی ڈسکشن کنٹینیو کریں. لاہور سے انوشے کے دوست نے کو کال کر کے کہا کہ تو سورج ہے, تجھے معلوم کہاں ہے شام کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر پہ ہوتا ہے شام کے بعد, لائٹ ہی نہیں ہوتی وہاں پہ. اس کے بعد پارٹی لیڈرز آپ لوگوں کو بہت سارے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے ان کو بھی کمپلین کرنے کی کچھ زیادہ عادت ہو گئی ہے؟ پالیٹکس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ کل میں کوئی لوگ بیچارے دے کمپلیننگ اباؤٹ سم تھنگ, لیکن آئی واز آلسو لائک انہوں نے اپنی مدد کے لیے کچھ کوشش نہیں کی ہے. اس لائک گورنمنٹ کچھ کرتی نہیں ہے. میرے 7 بچے ہیں, تو میں اپنے آپ سے پوچھی تھی کہ آپ کے کیوں ہیں 7 بچے, آپ اپنی مدد کرتے, اگر آپ کے 2 بچے ہوتے شاید آپ کے حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے. تو مجھے بھی لگتا ہے بیکاز آئی ایم دی ایمان, تو آئی تھنک آئی کین سے دس. ابھی آپ ایمان کے پاس جا رہے ہیں, میں آپ کو کمپلیمنٹ دوں گا, اور رضا بھائی واسف بھائی اس کو کنفرم کریں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بڑی ہو کے مہر بخاری بنی. رضا بھائی آپ سے سوال کرنا تھا, ابھی آپ نے دیکھا یہ ہیری پوٹر کے کباب پکے تھے, یا پھر ہیری پوٹر کی مووی آپ نے دیکھی, آپ کو
काफी यहाँ प्रॉब्लम थी हमारे चपली कबाब के साथ। क्यों रजा साहब, क्या आपको ठीक नहीं लगा ईमान ने जो बनाया है चपली कबाब? तो कुछ ना कुछ होगा वो। ठीक है, रजा साहब के कमेंट्स आ रहे थे कि चपली कबाब ठीक नहीं लग रही मुझे, और जो बेचारा लड़का जो बना रहा है वो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, नमक डाल दो, बताता हूँ। सोचता हूँ बच्चे ने हैरी पॉटर की बुक से ना वो मंत्र लिखे थे थोड़े से। आपको भी सुना अफ्तारी पे घर पे सब जो है भाभी के साथ हेल्प करनी पड़ती है? करता है, बस क्या करूँ, भाभी करवाती नहीं है। आपने भाभी कहती करते हैं, वो नहीं करते, सारी अफ्तारी बाहर हेल्प भी नहीं पाओ। नहीं बट अब बिकॉज जैसे अब्बास भी बता रहे थे पहले, हाउ ऑफन डू यू गेट वेरी लिटिल एंड दैट इज द सेक्रीफाइस दैट वी मेक। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दिल चाहता है घर वालों के साथ सेहरी अफ्तार दोनों चीजें मिस होती हैं, ज्यादातर मिस करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, ये ट्रू है कि अफ्तार बनाने में हाथ बटाना, फ्रूट काटने सबको नहीं अच्छा लगता है, करता हूँ, मैं तो करता हूँ और करता है। मुझे भी अच्छा लगता है, बीवी जो करवाती है ना, जो कुछ करवाती है वो बाद में अच्छा लगता है। एक से वापस जाएगा, दीवारों से बातें करना मुझे भी अच्छा लगता है। वेलकम बैक। और जी ब्रेक में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की थी वासिफ साहब ने, और वो यही थी कि हम लोग बहुत सारे मीडिया की जहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो आउट ऑफ कंट्रोल जो पूरा सिनेरियो हो गया है, वहाँ पे हम बहुत सारे पॉलिटिशियंस को अपने शोज पर ले आते हैं, तो उनसे लड़ाई झगड़ा कराते हैं, और ये मेरी भी बहुत बड़ी कंप्लेन है। एंड मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि लड़ाई झगड़ा होता है पहले, तो फिर गालम गलोच पे आ जाते हैं, फिर हाथापाई हो तो फिर और भी मजा आए, और फिर उसके बाद शो खत्म। ये अच्छी बात है, ये डन ना सही, ये क्या सीन है भाई? ये हमारा जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त मैं दोनों भाइयों से एक तोहफा लेना चाह रहा हूँ। जी लीजिए। ठीक है रजा भाई, वासिफ भाई, आप दोनों प्योर पाकिस्तानी हैं। आपके पाकिस्तान से उतना ही प्यार है जितना मुझको है। मैं आज टीवी की तरफ से आप दोनों भाइयों से एक हम्बल ईद का तोहफा मांगना चाहता हूँ, अगर आप दोनों प्रॉमिस करेंगे मुझे मिलेगा। द एंटायर नेशन will be blessed if you honor us with this gift. You promise that you'll give me that gift? यार वो प्रॉमिस तो मसला नहीं है, इतना तमीज वाली हम ये चाहते हैं, हमारी बड़ी हम्बल सबमिशन है, और ये इसलिए है कि मैं बाज़ इस चीज के एडवांटेज लेता हूँ कि मैं लाड में बहुत सारी चीजें ऐसे आप जैसे बड़े लोगों से कहलवा देता हूँ that people get, they can relate to, you know, people like yourself, they can associate with that, they can never expect कि यार वासिफ भाई या रजा भाई इस तरह की बात कह सकते हैं, अच्छा यार ये नॉर्मल इंसान में ये लोग भी हमारे जैसे हैं। तो मुझे आपसे तोहफा जो चाहिए ईद का, और ये पूरे आज टेलीविजन की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये है, और मुझे पता आप दोनों कर सकते हैं। 14 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, which is a very big day for when it comes to Pakistan, the entire nation will be celebrating. I, on behalf of Aaj Television, want to celebrate this with Altaf Hussain Saab in London, and I want to have the honor to interview him and run that interview on the 14th of August this year. ये मेरी सबमिशन है जो मैंने ऑन एयर लाइव आपको कर दिया। ऑनर अस विद दिस, एंड द डे यू कंफर्म द नेक्स्ट डे विल बी दैट। वीजा है आपका? वीजा तो देखें जहाँ नियत होती है वहाँ अल्लाह ताला असबाब और तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? आपका वीजा है? नहीं। वीजा हो जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको सबमिशन दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ आज टीवी। हमारी बहुत अच्छे से ख्वाहिश है, क्योंकि बहुत कम लीडर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, जब से हमने किताबें भी पढ़ी हैं, देखा भी है, पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेक्शन भी हुआ है, जो एक अनकंडीशनल लव होता है ना, वो एमक्यू में नजर आता है। बिल्कुल। तो आई जस्ट वांट टू गो, मैं वो सिंपलिसिटी के साथ जानना चाहता हूँ कि यार ऐसी क्या चीज है कि मतलब उनकी एब्सेंस में, मतलब एक लीडर जो नहीं है, जो व्हाटएवर रीजंस इज ऑन एन एग्जाइल, कि इतना वो इतनी मैनेजमेंट है, वरना यहाँ तो एक लीडर खुदा ना खास्ता भी वो ये डॉक्टर कहते हैं कि बीमार है तो वो 4 आ जाते हैं कि जी हम लीडर है अगले। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर द ट्रू सेल्फ ऑफ मिस्टर अल्ताफ हुसैन एंड लेट पीपल रिलेट टू दैट। ऑफ कोर्स मैंने अपनी हम्बल सबमिशन दे दिया। अनुषा अब आप कंटिन्यू करते हैं कि मैं वीजा जल्दी करवा दीजिएगा। आप लोग कर सकते हैं, मैं साथ जाऊँ, मैं मुझे मिलना है। हाँ ठीक है ना, देखो हम आपको ऐसे लाइफ ले लेंगे। हेलो क्या हाल है? थैंक यू। लेकिन हाँ ये एक है रिक्वेस्ट हमारी, बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक है। और अगर आप हमारी ये रिक्वेस्ट पूरी करेंगे तो हम आज ही मोटरसाइकिल किसी कॉलर को, जो पहला कॉलर आएगा खुशी के हमारे दे देंगे। ठीक है जी, तो एक तो आपने रिक्वेस्ट करा, अब मेरे सवाल का जवाब, जो मेरा सवाल हमें क्या पता पूछा तो था मैंने, भूल गई हूँ मैं। मीडिया की जो बात हो रही थी, जो कोई कंप्लेन है मीडिया से सच? देखिए कंप्लेंट्स की बात नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मीडिया के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है, खासतौर पे इस एवोल्यूशन के साथ कि जब
2000 के बाद मिलेनियम के बाद पाकिस्तान में एक नया चैप्टर जो है वो मीडिया की शक्ल में नजर आया कि जहां मीडिया फिर एक्सपोजर तमाम चीजें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भरपूर एडवांटेज मिला है सूरत हाल का कि जहां मुत्तहिदा कौम के लिए एक हवाक क्रिएट किया था इसी मीडिया के तवज्जो से एमकेएम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैल भी रही है। मगर मैं ये समझता हूँ कि तमाम जितने भी खासतौर पर जो टॉक शोज हैं उनके अंदर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई होती है। इवन दो जो मॉर्निंग शोज हैं और जो मॉर्निंग शोज हैं उनके ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि जो चीज वो देखें वो माशरे को डिपिक्ट करें। एक वो चीज जो हमारे एंटरटेनमेंट चैनल पे हो रही है तो वो माशरे की जो अक्कासी दिखा रहे हैं वो माशरे का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई 1% या उसका आशारी भी कोई चीज हो रही है तो वो आप पूरे माशरे के ऊपर उसके ऊपर जो उसका बोझ न ला दें। तो इवन सियासतदान अगर आ रहे हैं, सियासतदान अगर बैठ रहे हैं तो सियासतदानों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन की बात करें, हमांगी की बात करें, 35 मिनट के प्रोग्राम में हम उनको लड़ाएं नहीं बल्कि आप एकेडमिक डिबेट्स करें, पाकिस्तान को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। और खासतौर पर जब यूथ देख रही है, मैं समझता हूँ कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है एज अ यूथ लीडरशिप। अल्ताफ भाई जो है वो सिर्फ 25 साल की उम्र में थे जब उन्होंने एपी में बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास चीजें हैं, जो विजन है अल्ताफ भाई के तवज्जो से हम सब लोगों को मिला हुआ है, वो चीज हम पूरे पाकिस्तान को जो है वो देना चाहते हैं। और ये जो अब जो लीडरशिप है, यानी अब जो यंग लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो ना हो या आम स्टूडेंट हो, आम लाइफ में हो, मगर उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वक्त को पर्पसफुल वे में सर्व करें पाकिस्तान के लिए, रादर देन कि वो जो एक पढ़ने लिखने का जो टाइम है अगर वो उस स्फीयर से बाहर निकल गया तो फिर तो वो योगा के अगर किसी के वालिदैन बहुत पीछे से पॉश ऑफ हैं तो मतलब वो तो चल जाएगा। मगर जो मिडिल क्लास लीडरशिप है जिसको आगे जाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, अगर उसको कुछ नहीं मिला तो फिर तो किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर कर जाएगा। साहब आप मुझे बताइए कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन भी करना चाहते हैं उनमें पहले से एक फेयर आ जाता है कि आप पार्टी में आ जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज नहीं करते। और मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हाई नॉट एज यंग एजुकेटेड पीपल वी शुड जॉइन दीज पार्टीज। ये फेयर को दूर करने के लिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखती हूँ मुझे फिर से एक इंस्पिरेशन जागती है कि भाई इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट। एज गर्ल्स ऑल्सो लड़कियां भी बिल्कुल आ सकती हैं, उनकी अगर कोई विजन है तो वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक डर भी लगता है आप पॉलिटिकल एरिया में आ जाएंगे, आप पब्लिक आई में आ जाएंगे, यहाँ पे तो 2 मिनट नहीं रखते बिफोर यू किडनैप यू किल्ड। तो उसमें अगर एनी इंकरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम यू फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान जो एप्रीहेंसिव है, जो बहुत लोग सोचते हैं स्पेशली एजुकेटेड पीपल तो और भी सोचते हैं बिकॉज दे आर मोर टू लूज। उनको लगता है कि हाँ मैं ये करना शुरू हो जाऊँ उससे बेहतर है कि मैं अपने बीवी बच्चे लेके अमेरिका चले जाता हूँ या मैं दुबई में हो जाता हूँ। दो चीजें ना यार इसके अंदर देखें, एक तो जब आप ये बात सोच रहे हैं तो इसका मतलब है यू फील यू आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड, यू मस्ट टेक अ प्लेस इन दैट पार्टी। और आपको असल में हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स का नाम जो है वो नेगेटिव है। सियासत का आप कहीं जिक्र करेंगे तो घरों में या पीयर्स के अंदर बात करें तो वो समझते हैं कि यार आपको गलत बात करने वाला है ऐसी बात सियासत का जिक्र करके। हालांकि सियासत तो बड़ा अच्छा काम है अगर आपका विजन ये हो कि आपने अपने क्लास के लिए, अपने कैलिबर के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ बेस्ट करना है तो फिर आप सियासत में आते हैं। ये तरीका है। नर्सरी जो हुआ करती है जहाँ से आप इस चीज को शुरू करते हैं वो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है। वहां से अगर आपको प्रॉपर इंकरेजमेंट नहीं मिल रही है, वहां पे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, वंस यू आर थ्रू दैट लाइफ उस स्टेज से आप बाहर आते हैं, फिर आपके पास बड़ा कम मौका होता है स्टूडेंट से लेके प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में कि आप फिर चॉइस नहीं कर सकते। तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज में एक अच्छा माहौल मिले, हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हूँ, हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हूँ, वहाँ पे पॉलिटिशियंस को इजाजत दो कि वो जाएं वहाँ डिबेट करें, आप उनके साथ इंटरेक्शन करें तो आपको एक मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैं देखता हूँ कि जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में अप्रोच करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, मीडिया ने बड़ा एक्सपोज करवाया है इसको, अल्लाह का दिखाए। जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं जो इस वक्त हेजिटेंट हैं वो अपनी हेजिटेंसी मुल्क के लिए खत्म करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं जरूर, ज्वाइन जरूर करें और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को देखें। एक बात का ख्याल रखें, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, वहां आप कुछ तब्दील नहीं कर सकते जाकर। जिस पॉलिटिकल पार्टी में क्लास सिस्टम है वहां आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जिस पॉलिटिकल पार्टी में हेरिडिटरी पॉलिटिक्स हो रही है कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को भी शौक है ना तो लेडीज विंग इंचार्ज वो बन गई है, तो फिर आपका तो कोई अपॉर्चुनिटी वहां नहीं है। आप उस पॉलिटिकल पार्टी को जरूर ज्वाइन करें जहां आपको एक्सेल करने की, आपको अपना हुनर दिखाने की, अपने आप को मनवाने की, जहाँ खवातीन को इजाजत हो, रिस्पेक्ट हो, जहाँ खवातीन के बड़े बड़े जलसे करके जो पार्टी दिखा रही है एमकेएम जैसे। लेकिन इससे बड़ा सीरियस सवाल आ गया कि मतलब जितना इन्होंने इंटेलिजेंट सवाल मैं भी करता हूँ, पाकिस्तान में थिंक टैंक्स होते हैं या सिर्फ टैंक्स ही होते हैं? पाकिस्तान में टैंक भी ठीक नहीं है भाई, टैंक भी लीक होते हैं। Do we have any
सिस्टम कि जहां पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोग जिनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, जैसे आप हैं, फासिल साहब हैं या हैदर साहब हैं, यू रिस्पेक्टेड अमंग्स अदर पार्टीज, मुशाहिद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं, एएनपी कि जो जेन्युइनली मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यू गाइस शुड सिट टुगेदर ऑन अ नॉन पॉलिटिकल बेसिस एंड फाइंड आउट, फॉर्म अ थिंक टैंक फोरम और एक पाकिस्तान का फ्यूचर विजन तो बनाएगा तो हम लोगों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ कोई मतलब इस पे कोई रास्ता दिखा दे, वरना तो मतलब आई टेल यू इन ट्रू ऑनेस्टी कि जितने लोगों को पहली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज आप कैनेडियन इमिग्रेशन देखिए, यू विल बी शॉक्ड। आज आप ऑस्ट्रेलियन सबसे बड़ा पाकिस्तान में धंधा, मैं धंधा कह रहा हूँ, बिजनेस नहीं कह रहा, धंधा हो रहा है इमिग्रेशन का। वाई? इसीलिए इसी बात की जरूरत को महसूस करते हुए अल्ताफ भाई ने अभी सर में आया तो वासे भाई जिक्र भी करे थे, गोल मेज कॉन्फ्रेंस की जो बात की थी, गोल मेज तो एक सिंबॉलिक एक इसका वो है, चौकोर मेज कर लें या तिकोन कर लें, जो करना है बैठ जाते हैं। तो मुल्क के लिए बैठकर हमें ये बात करनी है जो आप कर रहे हैं, इस बात के लिए हम लोगों को दावत दे रहे हैं। चले जी एमके नहीं आप कर लो, हम आ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। बात यह कि नेशनल इंटरेस्ट में कम से कम हमें 3, 4, 5, 6, 8 कंसेंसस के साथ ऐसे सेक्टर्स करने हैं कि जी इन सेक्टर्स पे कोई डिबेट नहीं, इन सेक्टर्स से हम तय कर लेते हैं कि जी 10-20 साल की पॉलिसी बनाकर अपने अपने टेक्नोक्रेट्स को भेजकर तमाम लोग एक जगह बैठकर मोटे मोटे पॉइंट्स तय कर लें। हम एनर्जी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें एनर्जी चाहिए अगर आगे बढ़ना है, हम नेशनल इंटरेस्ट के डिफेंस के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन कहां तक जाना है तय कर लें बैठकर, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम कर लें। पॉपुलेशन ये वास्तव मेरे भी काफी एक शॉकिंग एक हुआ है कि ठीक है सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अलग में आपस में उनकी राय नहीं मिलती, लेकिन जो 2-3 चीजें हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, लिटरेसी है, पोल्यूशन है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में ये सफरिंग, उसमें भी इख्तिलाफ है, वो भी प्रोग्रेस नहीं कर सके हैं इस लेवल पे। देखिए ना, एक नेशनल असेंबली जब बजट पास कर रही है और लेस देन 2% एजुकेशन पे रख रही है, तो इत्तेफाक तो लेस देन 2% रखने पे हुआ ना। देखिए आपकी लड़ाई झगड़े कोई काम नहीं आएंगे 10 साल के बाद, जब पानी नहीं होगा इस मुल्क में, जब इस मुल्क में खाने में कुछ नहीं होगा। देखिए बुनियादी वजह क्या है, देखिए बुनियादी वजह को जानना बहुत जरूरी है कि 342 का हाउस है नेशनल असेंबली का, आउट ऑफ 342 लास्ट ईयर की रिपोर्ट है 272 डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, करेक्ट, डिड नॉट रेज अ सिंगल इशू, व्हाट आर दे डूइंग ओवर देयर? नाउ क्यों है? एजुकेशन का इंटरेस्ट किसको होगा? मुझे और आपको होगा, फ्यूडल को तो नहीं होगा। फ्यूडल तो थ्राइव करता है अनएजुकेटेड माशरे के अंदर। फ्यूडलिज्म की परवान वो ताकत पाता है जब लोग चाहे लोग अनपढ़ हों, उनको आपने भेज दिया असेंबलियों में, उनको आपने भेज दिया हुकूमत के अंदर, और उम्मीद ये रखी है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ठीक होते चले जाएंगे। कैसे होंगे बॉस? नहीं हो सकते। ब्रेक के लिए कह रहे हैं एक मसला और है पाकिस्तान के जिसपे पूरा हम कौम मुत्तफिक है, वो जो मोटरसाइकिल है ना, ये रजा भाई वासिफ भाई आप लोगों के लिए सिंबॉलिक एक हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन कि चांद रात पे और 14 अगस्त पे जो बच्चे फटपटियां उससे जो मोटर बाइक चला रहे होते हैं निकाल के, अगर उस यूथ को आपने कोई डायरेक्शन दे दी तो ये भी आपका गोल मेज पे जो कॉन्फ्रेंस पे आप लोग बैठेंगे और अफ्तारी करेंगे, उस पर एजेंडे में है कि इनको डायरेक्शन किसने, पाकिस्तान के यूथ को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? 70% है कि 60% है? कितनी है रजा भाई? तो अब 50 हो गई, 60। जैसे आजाद ने कहा था क्योंकि हमारे जो मोबाइल कंपनी है उन्होंने उनको अच्छा यूटिलाइज किया हमारे यूथ को, तो हमारी गवर्नमेंट को भी करना पैकेजेस एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने ज्यादा फायदा उठाया है। हमारे कोई एजेंडे में है वैसे कि हमने यूथ के साथ क्या काम करना है? यूथ के लिए सोचना तो जो है ना वो बहुत जरूरी है, लेकिन एजेंडे में यूथ नहीं आएगा। एजेंडे में तो ज़ाहिर है नेशनल इंटरेस्ट की चीजें आएंगी, वो अभी सेक्टर में नहीं जा रहे, हम तो नेशनल एजेंडे के अंदर ही चाह रहे हैं 4, 5, 6 कम से कम ऐसे पॉइंट जरूर इस पर सब मुत्तफिक हो जाएं और कोई ऐसा पॉइंट। लेकिन यूथ के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे आप? 60% प्लस अब आपका यूथ है और उसको अगर आप कोई आउटलेट नहीं देंगे, उसको कोई प्रोग्राम नहीं देंगे 10 साल का, तो दे विल गेट डिसएंचेंटेड। मीडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट, डायरेक्शंस टू द यूथ, जो अभी तो हम कर रहे हैं वो तो एवरीथिंग नहीं, अभी तो हम उनको रात के रात जाग के इबादत कैसे करनी, रात जागना भी एक आपको पता है। आई थिंक वी डू आवर वर्क, जैसे हम इनको अगर आज इंटरव्यू करते हैं, दे इंस्पायर्ड समबडी, मैनेज टू कन्विंस समबडी के वहाँ आए, और जैसे आपने कहा कि पार्टीज ज्वाइन करें एंड मेक अ डिफरेंस, क्योंकि सिर्फ घर में बैठने से, ऐसे पाकिस्तान की मैं तो बिल्कुल मानती हूँ, अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आप कंप्लेन कर रहे हैं तो नाउ द फॉल्ट लाइज विद यू। ऐसे हालात होते हैं कि आप बाहर निकले। यूथ की जो एज है, जिस एज में यूथ का हम जिक्र कर रहे हैं, उसको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूथ के लिए। नंबर 1 कि वो अगर किसी कैरियर एजुकेशन में है
वहाँ उसको सेटिस्फेक्शन हो, उसको वो चीज मिल रही हो. नंबर 2 उसको होता है कि जैसे ही मैं एजुकेशन खत्म करूँ, where would I go? अगर ये 2 चीजें आप उसको सेटिस्फाई करके देते हैं तो यूथ की एजुकेशन सिस्टम आप सेट करके दें और यूथ की कैरियर अपॉर्चुनिटी आप सेट करके दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें. जो यूथ जिस बेचारी को बचपन से कैरियर काउंसलिंग, जिसका अब्बू कहते हैं डॉक्टर बन जाए, अम्मी कहते हैं, भैया कहते हैं चार्टर्ड अकाउंट बन जाए, पुप्पो कहती है कि मेरा दामाद लॉयर बन जाए, तो वो उस बेचारा तो बचपन से ही वो अनडायरेक्शनल हो जाता है, उनको तो बड़ा अजाब हो जाएगा अनडायरेक्शनल. तो सर ये तो बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही एंटीग्रेटेड सिस्टम है, इससे हमें आगे निकलना चाहिए. ये तो करना ही नहीं चाहिए भाई, जिसने डॉक्टर बने से बैंकर बने, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाए जहाँ जाना है. ये जो जबरदस्ती वाला है, तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तू पाकिस्तान में लोगों के रिसेंट अटायर से नाम रोशन है, वो आइदर साइंटिस्ट रहे या वो फिलोसोफर्स रहे हैं, तो ये देख लें. और वो उन प्रोफेशंस को हम ऐसे देखते नहीं. अगर आपको इंडिविजुअली लगता है कि यू वांट टू वर्क से फॉर स्पेस डेवलपमेंट, तो करें भाई. एंड वो हमारे पेरेंट्स इतनी ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं. आई हैड दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई वांटेड टू बी अ राइटर इन पाकिस्तान. तो वो लिटरेचर की कोई स्कूल नहीं थी. आपको फ्रांस भेज रहे हैं. राइटिंग नहीं हमारे मुल्क में हम हीरोज भी नहीं बनने देते. रजा भाई पासे भाई, हमारे नेशनल हीरोज कौन है वैसे बाय द वे? अभी कोई रिसेंटली चले कायद आजम का बड़ा जिक्र करते हैं हम, और लोगों का. हमारे कोई नेशनल हीरो है जिसको जो आज की यूथ के लिए मोटिवेशन हो? शायद अफरीदी. कदीर खान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एसेट हैं, हीरो. परसों मैं न्यूज देख रहा था और आई वाज रियली प्राउड टू सी आगा वकार जो पानी से गाड़ी चला रहे हैं. फिर उसके बाद आई वाज रियली सैड टू सी द नेक्स्ट डे सम intellectuals coming on the TV and condemning him. I thought, what the heck? वो भी अमेन पॉलिटिशियन. What the heck? He has done something. He's not claiming to be the सबसे बड़ा आदमी. उसने कोई कोशिश की है, हो सकता है उसमें कोई फ्लॉज रह गए हों. आप बड़े हैं, आप आगे उसकी मदद कर दें. एक आदमी को अभी अपलॉड मिली नहीं, क्या उसको कंडेम करना शुरू कर दिया. ये हमारे मुल्क में भी जो है ना कि इंकरेजमेंट बड़ों को करनी चाहिए. मैं देख रहा था कल, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एकदम मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जिन्होंने आगे आगा वकार के साथ. He's a गरीब आदमी. स्टार्टेड फ्रॉम खैरपुर, ही डन DCET फ्रॉम खैरपुर एंड ही प्रोड्यूस समथिंग. खैरपुर के 3 तोहफे हैं हमारे पास. एक है खजूर, एक आगा वकार, तीसरा मैंने बताऊँ मीना बात तो नहीं है खैरपुर ही है, लेकिन खैरपुर से नहीं है. तो ये है हमारे यहाँ ये इंकरेजमेंट वाला सिलसिला नहीं है. तो यूथ को जब बोला ना हीरो बनाना है, तो हीरो कौन बनाएगा? 2 मिनट में तो लोग जीरो बनाने पे आ जाते हैं. उस पर तो टैक्स मैसेज भी चलना शुरू है. वाटर किट के ऊपर टैक्स मैसेज जा रहे हैं. कल जो है पानी महंगा हो जाएगा पाकिस्तान. तो मतलब फन हर चीज में ज्यादा इस तरह क्रिएट करेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं. अच्छा भाई, एक चीज का कहना चाहूंगा कि मैं उसमें कह रहा था कि एक जो चीज जो हर जगह कहीं ना कहीं फ्लॉ रहता है, उसमें हम सब लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए. पाकिस्तान का पुलिसिंग सिस्टम भी इसीलिए खराब हुआ है कि हमने अच्छे लोगों को पुलिस में नहीं आने दिया. जो वर्स्ट तबका होता है ना, मतलब तबके से तबका नहीं, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा था वो पुलिस में चला जाता. हाँ. इसीलिए हमारे जो पुलिसिंग सिस्टम जो है वो फेल है कि पढ़े लिखे लोग जो है उसमें नहीं आते, और जो बिल्कुल थम यानी कि जो अंगूठा छाप होते हैं उस तरह के लोग जो है पुलिस ज्वाइन करते हैं. थोड़ा बहुत एक कैडर जो है वो CSP अफसरान की शक्ल में जो है वो जरूर पहुंच रहा है, मगर जो ग्रास रूट लेवल पे उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं. तो वो एंड का रिजल्ट मेरे ख्याल से यही है कि अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, तो एजुकेशन सबसे पहले मेरे ख्याल से हासिल कर लें. उसमें आपके मुल्क का भी फायदा है और अपना फायदा तो है ही है. अगर आप कल भाग के भी जाना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन ही आपके काम आएगी. तो कंट्री बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि अगर आपका कि भागने का इरादा तो एजुकेशन नहीं कहीं कुछ नहीं उसकी खातिर, बट एटलीस्ट एजुकेशन रीजन टू एजुकेशन सर. यू नो कोई एजुकेटेड आदमी भागेगा भी तो अच्छा लगेगा यार. जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा. भाई आपका शुक्रिया. फिर आपको खत्म कीजिएगा. और वासिफ भाई थैंक यू कि आप हमें लंदन भेज रहे हैं. आपका बहुत शुक्रिया. हमें फॉर्मल कंफर्मेशन बस आप दे दीजिएगा. मुझे आप खुदा हाफिज़. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. उम्मीद है कि आपको हमारी आज का भी जो शो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा. वंस अगेन रमजान का महीना है, नेकियां करें, कुछ सीखें एंड बी गुड. और भागने से पहले पढ़ा लिखा होना जरूरी है.